दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ। मनरेगा मामले में लगाए गए आरोपों को बताया गलत। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल से मंगलवार को पूछताछ की। ईडी ने मनरेगा को लेकर पूजा सिंघल से सवाल किया। इसके जवाब में सिंघल ने कहा कि उनके ऊपर मनरेगा में जो आरोप लगाया गया है वह गलत है। उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया है। विभागीय जांच के बाद 2017 में उनको क्लीन चिट दिया गया। बड़ी खबर है, सीएम ने निर्वाचन आयोग की नोटिस का जवाब देने के लिए मांगा समय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का जवाब देने के लिए समय की मांग की है। आयोग को भेजे गए जवाब में उन्होंने अपनी मां की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए जिक्र किया है कि वे लगातार उपचार के सिलसिले में हैदराबाद में थे। इस वजह से आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। आरोपों से घिरी आईएएस पूजा सिंघल को सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट दे सकती है मंजूरी। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया जाएगा। खबरों को माने तो आईएएस पूजा सिंघल को सस्पेंड करने का प्रस्ताव सबसे अहम है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में स्वीकृति मिल सकती है। बता दें कि इन दिनों आईएएस पूजा सिंघल झारखंड की राजनीति में सबसे चर्चा का विषय बनी हुई है। ईडी द्वारा झारखंड सहित कई राज्यों में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर है, झारखंड में 13 मई से दिखेगा तूफान असनी का असर। झारखंड में चक्रवाती तूफान असनी का आंशिक असर देखने को मिलेगा। इसका 13 मई की शाम से असर दिखना शुरू होगा। झारखंड में 15 मई तक बारिश की संभावना जताई गई है। इस साल प्री मानसून सीजन में बनने वाला पहला समुद्री तूफान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उठा चक्रवाती तूफान ओडिशा के समुद्री तटों से टकरा सकता है। हालांकि यहां पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। चक्रवाती तूफान के कारण से झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी व मध्य इलाकों में यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां समेत पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह, पाकुड़ व साहेबगंज के अलावे मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और खूंटी जिलों में बारिश होने की संभावना है। बड़ी खबर है, सरकार ने बदले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम। अब नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के संशोधित नियमों के अनुसार अब आपको किसी तरह का ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर नहीं देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की ओर से नए नियमों को 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ में टेस्ट देने का इंतज़ार नहीं करना होगा। आप डीएल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको वहीं से टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट पास करने वालों को स्कूल एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। इस सर्टिफिकेट के बेस पर आपका डीएल बनाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मंत्रालय की ओर से शिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसे थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 भागों में बांटा गया है। लाइट मोटर व्हीकल के लिए कोर्स की अवधि 4 सप्ताह की होगी, जो 29 घंटे चलेगी। प्रैक्टिकल के लिए आपको सड़कों, हाईवे, शहर की सड़क, गांव के रास्ते, रिवर्सिंग और पार्किंग आदि प्रैक्टिकल के लिए 21 घंटे का समय देना होगा। बाकी के 8 घंटे थ्योरी पढ़ाई जाएगी। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि स्कूल जाएं बच्चे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि महामारी से संबंधित आर्थिक और अन्य सामाजिक मुद्दों के कारण विद्यालय छोड़ने वाले सभी बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाना शुरू कर दें। शीर्ष अदालत ने सरकारों से कहा कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा महामारी और अन्य स्थितियों के कारण बच्चों की शिक्षा बंद करने की गंभीर समस्या के लिए दिए गए सुझावों को प्रचारित करें। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में समाचार पत्रों में विज्ञापन पर्याप्त नहीं है, लेकिन उन्हें आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ताओं जैसे जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल करने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, एनसीपीसीआर द्वारा दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए यह सुझाव देता है कि बाल श्रम नियमों की धारा नियम 2B के तहत अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो आगे सुझाव दिया गया है कि हर जिले के नोडल अधिकारियों को उन बच्चों को पहचान करनी चाहिए जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल छोड़ चुके हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में महिला, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को मिलेगी होल्डिंग टैक्स में छूट। होल्डिंग टैक्स में 1 अप्रैल से बड़े बदलाव किए गए हैं। अब संपत्तियों पर होल्डिंग टैक्स सर्कल रेट के आधार पर लिया जाएगा। इससे होल्डिंग टैक्स में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि महिला, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग आदि को टैक्स में छूट दी जाएगी। झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2022 के अनुसार सभी नगर निकाय क्षेत्रों में 1 अप्रैल से संपत्ति कर की वसूली होगी। बताया जा रहा है कि सर्कल रेट के हिसाब से संपत्ति कर की वसूली पर मौजूदा टैक्स की तुलना में 2.5 गुना तक वृद्धि होगी। वहीं व्यावसायिक क्षेत्र में 5 से 5.5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं खाली प्लॉट पर भी नई नियमावली के अनुसार 30 से 40% तक वृद्धि हो जाएगी। बड़ी खबर है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे। बड़ी खबर है, अटकलें हैं कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम सबसे आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी आदिवासी को सर्वोच्च पद सौंपकर एक संदेश देना चाहती है। खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू का नाम पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी उम्मीदवार के लिए चल रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को पार्टी आला कमान ने संदेश दे दिया है और ये भी कहा गया है कि जब तक उम्मीदवारी घोषित नहीं होती तब तक किसी तरह के विवाद में न आए। बताया जा रहा है कि इस साल होने वाले गुजरात चुनाव और 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी आदिवासियों को संदेश देना चाहती है। बड़ी खबर है, नीट कट ऑफ में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कट ऑफ परसेंटाइल को कम करने से इनकार कर दिया और कहा कि डॉक्टरों को मरीज के जीवन को बचाना होता है तथा योग्यता की अनदेखी नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि परसेंटाइल को कम नहीं करने का फैसला लिया गया है, जो अकादमिक नीति का मामला है और इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। पीठ ने कहा, रिक्त सीटों पर काउंसलिंग के लिए उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, लेकिन परसेंटाइल को कम नहीं करने का फैसला योग्यता से समझौता नहीं करने पर आधारित है। कट ऑफ कम करने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने दलील दी कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए कुल सीटों में से 940 सीटें अभी भी खाली हैं। उन्होंने कहा कि अगर कट ऑफ कम नहीं किया गया तो ये सीटें ऐसे समय बेकार चली जाएंगी जब देश को डॉक्टरों की ज़रूरत है। बड़ी खबर है, 3000 से कम आए कोविड-19 मामले, बीते 24 घंटे में 3044 लोग हुए रिकवर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3000 से कम मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 10 मई के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 2288 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान एक दिन में 3044 लोग रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों को कोरोना 10 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 19,637 है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 19,637 है, जो एक्टिव मामलों में कुल संक्रमण का 0.05% शामिल है। वहीं नेशनल कोरोना रिकवरी दर 98.74% है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोरोना केस लोड में 766 मामलों की कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर 0.95% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.82% दर्ज की गई है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस से अब तक 5,24,103 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 6 की मौत
अकेले केरल से हुई है। सरकार ने किया स्पष्ट, कोविड-19 की दोनों खुराकों के लिए देना होगा एक ही नंबर। सरकार ने कहा कि पहली कोविड वैक्सीन खुराक लेने के बाद किसी लाभार्थी को दूसरी खुराक के लिए भी एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर कोई लाभार्थी दूसरी खुराक के लिए अलग मोबाइल नंबर का उपयोग करता है और टीकाकरण का समय निर्धारित करता है, तो वह स्वचालित रूप से लाभार्थी के लिए पहले खुराक के रूप में पहचाना जाएगा। कुछ मीडिया की खबरों को माने तो तकनीकी गड़बड़ियों की खबरों के बीच मंत्रालय का यह बयान सामने आया है। पुणे में 2.5 लाख लाभार्थियों को 2 नंबरों से 2 बार खुराक लेने पर 2 पहली खुराक के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि लाभार्थी को केवल पंजीकरण के लिए अपना मोबाइल नंबर देना होगा। साथ ही नाम, उम्र और लिंग का विवरण देकर टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने या केंद्र पर जाकर वैक्सीन लेना होगा। पहचान के प्रमाण के रूप में 9 फोटो पहचान प्रमाणों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है। Life is a winding road, no telling where it goes.